क्रॉस बाइट या हम सीजर बाइट भी बोलते हैं। अमूमन जब हमारे 7-8 साल के बच्चे आते हैं क्लिनिक में तो इस तरह का प्रेजेंटेशन देखते हैं, जिसमें कि हमारा ऊपर का दांत एक तो सही पोजीशन में है जैसा कि होना चाहिए, ऊपर का दांत बाहर और नीचे का दांत नीचे। ठीक है, ये पोजीशन ऐसे कट करने में काम आती है। लेकिन जब सिचुएशन उल्टी हो जाती है, जब ऊपर का दांत नीचे वाले दांत के पीछे हो जाता है, तो ये हमारा सीजर बाइट या क्रॉस बाइट कहलाता है। ये सिंगल टूथ भी हो सकता है, मल्टीपल टूथ भी हो सकता है, एक तरफ के पीछे के दांत भी हो सकते हैं या दोनों तरफ के हो सकते हैं। ये क्या दर्शाता है, आज हम बात करेंगे सिंगल टूथ क्रॉस बाइट के बारे में। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छे से मैनेज करी जा सकती है अगर आप बहुत जल्दी ही इस चीज़ के लिए जागरूक हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं पेरेंट्स को एम्पावर करने के लिए है जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है या आ सकती है। वीडियो है 5 साल से लेके 7 से 8 साल तक के पेरेंट्स के लिए, इसको जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इंदौर, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर, मध्य प्रदेश। बात करेंगे आगे कि कैसे ये चीज़ें करती हैं। तो यहाँ सिंपल सा ये समझना है कि सिचुएशन किन कंडीशंस में आती है। तो हम समझेंगे कि एक दांत तो सही तरीके से आया, तो पहला कारण जो है वो चोट हो सकता है। जब बच्चे 2 या 3 साल के हों तो दूध के दांत पे चोट लगी हो, उसकी वजह से पक्का दांत जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया हो। और जैसे कि ये हम आउटलाइन यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा जो है पहला दांत है और ये हमारा दूसरा दांत है, लेकिन जो हमारा नीचे का दांत है वो यहाँ पे बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये जो दांत है ये अंदर की तरफ है, और ये वाला दांत जो है बाहर की तरफ है और ये वाला जो है अंदर की तरफ है। तो ये ऊपर नीचे के जबड़ों का तालमेल हमने यहाँ पे समझा है। तो यहाँ क्या रहा होगा कि जो मिल्क टूथ है हमारा, जो टूथ का दांत था वो डिफ्लेक्ट हुआ, उस पर चोट लगी होगी। पक्का दांत जो अंदर कहीं पहले मसूड़ों में होगा, सिर्फ फॉर एग्जांपल 3 से 4 साल की एज में और छोटी एज में, वो पीछे की तरफ गया। जैसे अभी दिवाली वाले रॉकेट हमने चलाया ना, कुछ रॉकेट्स क्या डायरेक्शन भूल जाते हैं और फिर इधर उधर चले जाते हैं। सेम वे में हमारा जो दांत है उसका एक पर्टिकुलर वे होता है जो कि दूध के दांत के साथ पक्के दांत का संबंध बनाए रखता है, जैसा कि हम इस मॉडल के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो हम इस दांत की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा पक्का दांत है। जब कभी भी चोट इस दांत पे लगेगी, हमारे इस दांत पे लगेगी, तो ये वाले दांत जो रूट है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे लाइन में भगदड़ मचती है, आगे से फोर्स आया, पीछे तक इम्पैक्ट गया, तो वैसा ही ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात होती है कि जब कभी भी इस दांत में कैविटीज होती है, स्पेशली जब बच्चों को हम देखते हैं तो दूध के दांत में कैविटीज होती है, तो वो कैविटीज होने की वजह से भी स्लोली वहाँ पे अपेक्स में जो उनका रूट एंड होता है, जो जहाँ पे रूट्स खुल रही हैं, उस जगह पे जो है हमारा इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रहता है और वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है। उस वजह से भी जो दांत है सेम लाइन ऑफ जो है इरप्शन वो फॉलो नहीं कर पाता है। तीसरा कि प्रीमेच्योर एक्सफोलिएशन, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात करी थी कि अगर मान लीजिए कि दूध का दांत हमारा निकल गया समय से पहले तो पक्के दांत मिसगाइड होता है। अब उससे पहले अपन सिंपल से समझ लेते हैं कि नॉर्मली ये सारी चीज़ें कैसे गवर्न होती हैं। तो आइडियली जो होता है वो हमारा जो दूध का दांत होता है उसके साथ में पक्का दांत की फॉलिकुलर एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ है ना, ऐसा रास्ता जिसमें कि वो इजीली आ जाए। जैसे खेतों के बीच में पगडंडी, आसपास जाएंगे तो कंकर पत्थर रहेंगे, लेकिन पगडंडी पे हम फॉलो करेंगे, वॉकिंग ट्रैक पे फॉलो करेंगे तो वो इजी रहेगा। तो इन दोनों के बीच में गबर्निकुलर कैनाल नाम का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। इट्स अ लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, एक कैनाल टाइप की समझ लीजिए, जो हर दूध के दांत के साथ पक्के दांत को कनेक्ट करती है। इट्स नॉन, मतलब इसमें कोई न्यूट्रिशन फ्लो नहीं होता है, लेकिन ये वो चीज़ होती है जिससे कि पक्के दांत को नीचे आने के लिए डायरेक्शन मिलती है। तो ये अगर हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए चोट के कारण, कैविटीज़ के कारण या और बहुत सारे रीजंस हैं उनके कारण, या जबड़ा सही से विकसित ना हो या और भी कारण, किसी भी कारण से फिजिकली ये डिस्टर्ब हो गया, तो जो दांत है वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है। और ये चीज़ यूँ भी हो सकती है कि नीचे वाले दांत, रिवर्स कंडीशन में अगर हम सोचें तो नीचे वाले दांत में भी अगर ऐसा है कि क्राउडिंग है वहाँ पे और जगह नहीं है, जैसे कि यहाँ हम समझेंगे, तो अगर यहाँ जगह नहीं है तो एक दांत आगे एक दांत पीछे, तो जो दांत आगे आ गया तो अमूमन वो फिर फॉल्स या सूडो हमें क्रॉस बाइट दिखेगी। मतलब
कि ऊपर का दांत तो ठीक है लेकिन नीचे का दांत ही बाहर की तरफ से आ गया, क्योंकि नीचे के जबड़े में जगह नहीं थी और वहाँ पे वो 4 दांत को जमने की स्थिति नहीं थी। तो उस केस में भी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये सिचुएशन में अब हमें करना क्या है, ये समझने वाली बात है। सिंपल सा, आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो एक फोटो वीडियो बना के फटाफट हमको डाल दो। नंबर है 9407166257। हम और डिटेल पर्सनली उस बच्चे के ऊपर आपकी बात करेंगे। साइड में आपने नोटिस किया होगा, अभी हमने इसी केस को डिस्कस किया था दूसरे इसमें वीडियो में, कि दूध का हमारा जो है लेटरल इंसाइजर चला गया है लेकिन परमानेंट पक्का दांत नहीं है, ऑलमोस्ट साल भर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें कि हमारे कैनाइन से कैनाइन, इस कैनाइन से ये कैनाइन के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी तो इन 4 दांतों को फिट होने की जगह नहीं बनेगी, जो कि अभी हमने इंसाइजर लाइबिलिटी या फिजियोलॉजिकल स्पेस या जो नॉर्मल स्पेस होती है दूध के दांतों के बीच में बच्चों के, उसके इसमें समझी। तो यहाँ क्या करना है, हमें सिंपल सा एक छोटा सा एक जेड स्प्रिंग्स, एक छोटा अप्लायंस होता है, वो अगर बच्चा अच्छे से पैलेटिव रहता है, अगर समझदार है, 7-8 साल का बच्चा समझदार है, उसको प्रॉपरली हम इस तरह से समझाते हैं कि उसको ये चीज़ समझ में आए, तो एक पजल जैसा उसको लेता है। और यही एक खासियत होती है कि बच्चों को कैसे सिंपल भाषा में हम समझा सकते हैं, वही चीज़ हमारी चाइल्ड बिहेवियर मैनेजमेंट के अंदर भी आती है। तो ये सिंपल सा एक अप्लायंस उनको एज अ टॉय जैसा दे दिया जाता है, वो उनको लगाने निकालने, और विद इन 8 डेज और 7 डेज अगर बहुत अच्छे से किया तो ये दांत जंप होके बाहर आ जाता है। हालांकि हम बाइट रेस करके उसको करते हैं, वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। जब आप इस तरह के केस के साथ हमको अप्रोच करेंगे तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम डायग्नोसिस, जो हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स घर बैठे अपने आप को एम्पावर करें कि कैसे इन चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी नोटिस कर सकते हैं, ये हमारे लिए कितनी आगे जाके नुकसानदायक है। अच्छा, अब इसको अगर नहीं ठीक करेंगे तो क्या क्या हम फेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल है। अगर हम इसको यहाँ से नहीं करेंगे तो हमारा उस तरफ का जो हाफ मैक्सिली है, वो एल्वुलर बोन हमारा यहाँ का डेवलप नहीं होगा। और मैक्सिला जो है वो बाहर की तरफ होता है हमेशा, जो है ये मैक्सिलरी बोन है हमारा, और ये जो है जॉ में बाहर की तरफ है। तो ये सर्कमफ्रेंशियली ऐसे हैं कि नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांत के बाहर रहते हैं, नीचे वाले दांत अंदर रहते हैं, ऊपर वाले दांत बाहर रहते हैं। और ऊपर वाले जबड़े में जो पैलेट है और हमारा जो इंटरकैनाइन विड्थ है, इंटरमोलर विड्थ है, और इसके ऊपर हमारे नोज आ जाती है, नाक आ जाती है, फिर पीछे जाके हमारा बेस आ जाता है, स्फिनोइड बोन आ जाती है, जो कि ब्रेन का बेस बनाती है। तो इस मैक्सिलरी बोन से हमारी बहुत सारी चीज़ें गवर्न होती है। देखो सिंपल सा, आप जब कभी देखते हैं कि कहीं एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली होती है तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं, उसके ऊपर कुछ मार्किंग्स करते हैं, मे बी वाइट लाइन से, मे बी कुछ रोप्स बना के वो एक इमेजनरी वहाँ पे नक्शे को रूप देते हैं, ताकि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, कौन सा रूम किधर जाएगा, ये वहाँ पे नक्शे से ज़मीन पे उतारा जा सके। वैसे ही हमारा जो है इस तरीके से दांतों की जमावट ही हमको ये बता देगी कि हमारा मैक्सिलरी बोन कैसा है, हमारा लोअर जॉ कैसा है, टंग पोजीशन कैसी, क्योंकि ये सिंपल से इंडिकेशन बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, स्पेस नॉर्मल नहीं है, बोन ग्रोथ नहीं हो रही है। और अगर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये और आगे जाके बढ़ती जाएगी। मे बी हेमीफेशियल, मतलब उस तरफ का जबड़ा हमारा जो है थोड़ा सा छोटा होगा, जिससे कि रोटेशन होगा, जॉ पे भी प्रेशर आएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस किए हेमीफेशियल एट्रोफी वाले, जिसमें कि हेमीफेशियल हाइपरट्रॉफी वाले, जिसमें मसल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, या इस तरह का लॉक अगर रहेगा तो भी जॉ सही से चीविंग मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा, जो बैलेंस्ड ऑक्लूजन है वो अचीव नहीं कर पाएगा। टेक्निकली मैं बहुत बड़े बड़े शब्द बीच में यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन समझने वाली बात ये है कि जब तक मैं आपको ये 10 चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, आपको 2 चीज़ें नहीं समझ में आएगी, और ये भी नहीं समझ में आएगा कि इसके पीछे का फैक्ट और लॉजिक क्या है। तो मेरा जो कोशिश है, जो भी एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का कोशिश है, वो ये कि इन चीज़ों को हम पेरेंट्स को सेल्फ अंडरस्टैंड, देखिए पेट, हार्ट और इस तरह की प्रॉब्लम आप डायग्नोस नहीं कर सकते, लेकिन मुंह तो सिंपल सा आप लिप्स को उठाएंगे, लिफ्ट द लिप, जो कि एक प्रोग्राम है यूएस में, वहाँ यही सिखाया जाता है कि कैसे आप हर बार, हर हफ्ते, हर महीने कैसे मुंह खोल के इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकते हैं। वही हमारा उद्देश्य भी है कि हम किस तरह से पेरेंट्स को एम्पावर करें। तो इस तरह की समस्या बहुत इजीली कवर हो जाएगी। एक ही दांत को करेंगे तो बाकी के दांत में ये रिप्लिकेट नहीं होगी, नहीं तो फिर एक ने गाड़ी गलत खड़ी करी है अगर पार्किंग में, तो फिर सबको वैसे ही व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह का कोई भी बात हो, डीअरेंजमेंट हो, पक्के दांत आने से पहले ही आपको कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों को एक्सपेक्टेट या इनको अज्यूम कर सकें। एक सिंपल सा 600-500 रुपये का एक्सरे हुआ था,
वो करा के हम इन चीज़ों के बारे में 3, 4, 5 साल की एज से ही इनको देख सकते हैं। फंक्शनल असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चा लिप्स कैसे हैं, मुंह कैसा है, माउथ ब्रीदिंग तो नहीं है, टंग पॉस्चर कैसी है, स्पीच आर्टिकुलेशन कैसा है। ये वो सारे इंडिकेशंस हैं जो कि हमें दर्शाते हैं कि कुछ ना कुछ आगे जाके गड़बड़ होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। जितना आप 5 साल से छोटे बच्चे के ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना आप 2 साल से छोटे बच्चे के ऊपर काम करेंगे उसमें और अच्छा ज़्यादा है। और जितना आप गर्भ में या डिलीवरी के जस्ट बाद किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से जुड़ेंगे तो सबसे अच्छा है। वो आपको पूरे स्कोप्स देगा, पूरे ऑप्शंस देगा कि कहाँ हम बड़े ट्रीटमेंट से बच सकते हैं, कैसे हम नेचुरली उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड करना हो सकता है आपके लिए बात अच्छी है, अच्छे ट्रीटमेंट देना, एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट कर पाना एक डॉक्टर की एबिलिटी है। वो हार्ट चेंज कर सकता है, वो फेस चेंज कर सकता है, वो किडनी चेंज कर सकता है, वो इम्प्लांट्स भी लगा सकता है। लेकिन मज़ा तब है जब हम इन चीज़ों को नेचुरल वे में, नेचर के बिल्कुल पास में रखते हुए उन चीज़ों को हम प्रिजर्व कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ या इंटरसेप्ट कर पाएँ। यही उद्देश्य है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस तरह के फ़ोटो वीडियो ज़रूर हमसे शेयर करिए। ये वीडियो आप अपने बच्चों के ग्रुप्स में, स्कूल्स में, रिलेटिव्स में, जहाँ कहीं भी बच्चे हैं या जो भी ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो कि स्कूल्स में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करते हैं, उन तक इन ज़रूर चीज़ों को पहुँचाइए। क्योंकि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर की ही दूरी है जो कि एक ट्रीटमेंट नीड या ट्रीटमेंट प्रिवेंशन या उसके इंटरसेप्शन के बीच में आती है। नमस्कार।